खामोश है, लगातार आंदोलनों की है। श्रवण जी, बदलती हुई कांग्रेस के बारे में आपने ही सबसे पहले टिप्पणी की थी और आज जो राहुल गांधी का जिसका जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने ये बात मानी है, तो कांग्रेस बदल रही है। जी। देखिए, मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ। एक तो राहुल गांधी के बारे में और एक आरक्षण विधेयक के बारे में। राहुल गांधी बिल्कुल नहीं बदले हैं। राहुल गांधी वही हैं जो पिछले 15 साल से मैं उनको देख रहा हूँ। खासकर जिस दिन उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था दिल्ली में, वो जो ऑर्डिनेंस था जिस पर भारतीय जनता पार्टी भी सहमत थी, सारी पार्टियां सहमत थी, और मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने पारित किया था कि जिन लोगों पर क्रिमिनल केसेस हैं उन लोगों की सदस्यता को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। ये राहुल गांधी ने पत्रकारों के सामने खुले तौर पर, अगर आप उनकी भाषा को पढ़ें उस समय के, मेरे पास पढ़ा हुआ है, पीछे मैं निकाल के पढ़ सकता हूँ। उन्होंने कहा था ये, और उस समय मनमोहन सिंह थे नहीं यहाँ, वो वहाँ अमेरिका में रात हो रही थी और सुबह उनको जाना था प्रेसिडेंट ओबामा से मिलने के लिए, और उन्होंने कहा ये बकवास है पूरा का पूरा। वो ऑर्डिनेंस अगर पारित हो जाता, राहुल गांधी उसको फाड़ते नहीं, तो राहुल गांधी को वो जो सजा मिली सूरत की कोर्ट में वो नहीं मिलते। राहुल गांधी के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा था जिसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल थे, और आपने देखा कि G23 के जो आरोप थे, जो लोग छोड़ के गए फिर कांग्रेस को, गुलाम नबी आजाद छोड़ के गए, कपिल सिब्बल छोड़ के गए, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य, कई नाम हैं बड़े बड़े लोग जिन्होंने मतलब हमले किए खुलेआम कपिल सिब्बल के घर पर बैठकर। मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, आप बताइए, 23 बड़े नेता थे, 23 बड़े नेता। ये क्या हमला था? बीजेपी का खेल क्या था जो उनको पप्पू बनाया गया? राहुल गांधी वही हैं अमरीश जी जो वो थे और बनना चाहते थे, और राहुल गांधी ही घोषणा कर सकते थे कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। तो इसलिए ये तो खैर कांग्रेस अब बदल रही है, और कांग्रेस का बदलना जरूरी हो गया है क्योंकि राहुल गांधी जिस आक्रामकता के साथ काम कर रहे हैं, ये ये जो कांग्रेस है ये उनके साथ चल नहीं पाएगी। ये राहुल गांधी की कांग्रेस नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी अभी तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, और अभी तय नहीं है कि वो कब जाएंगे और जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। मैंने एक कांग्रेस के बड़े नेता से पूछा मध्य प्रदेश के, तो वो बोले कि अभी तो कोई कार्यक्रम नहीं है, हो सकता है नवंबर के पहले सप्ताह में आए। वो अप्रूव नहीं करते हैं जो पॉलिसीज हैं कमलनाथ की या गहलोत की या बघेल की, वो अप्रूव नहीं करते हैं। वो पर सार्वजनिक रूप से वो बोल नहीं सकते। इस समय विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में बहुत बड़े परिवर्तन में देखता हूँ अमरीश जी, और लोकसभा के बाद तो आप पाएंगे कि एक नई कांग्रेस जन्म लेने वाली है। तो इसलिए एक तो यह कि राहुल गांधी में हम कुछ नया देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूं। मैं लोगों की नजरें बदल रही है, और जो प्रोपोगंडा था बीजेपी का राहुल गांधी के खिलाफ अरबों रुपए खर्च करके, जो उन्होंने राहुल गांधी की एक इमेज खड़ी की थी, अगर वो भारत यात्रा पर नहीं निकलते, दो चीजें हुई हैं, भारत यात्रा पर नहीं निकलते और कर्नाटक में नहीं जीतते,
तो हम शायद राहुल गांधी पर इस तरह की चर्चा भी नहीं कर रहे होते। तो इसलिए ये कुछ संयोग है जो राहुल गांधी एक, अगर आज क्यों इतना डर रही है सरकार राहुल गांधी से? कौन सा नेता है जिससे ये जो प्रधानमंत्री हैं सबसे ज्यादा डरते हैं? इतनी बड़ी बीजेपी किससे डर रही है इस समय? क्या अखिलेश से डर रही है, कि नीतीश कुमार से डर रही है, कि ममता से डर रही है? किससे डर रही है? एक आदमी से डर रही है, उसका नाम राहुल गांधी। उसने पूरी की पूरी संसद को, आपने देखा किस तरह से वो बोलते हैं संसद में, और किस तरह से अभी भी इस बार भी जो भाषण दिया उन्होंने, अडानी का जिक्र करना भूले नहीं वो। ये जो आरक्षण पर बोले उस पर भी अडानी की उन्होंने बात की। एक तो मुद्दा ये जो राहुल गांधी का है, और राहुल गांधी अब बने रहने वाले हैं, वो सब कुछ बदलने वाला है। इन चुनावों के बाद पूरा विपक्ष भी बदलने वाला है, विपक्ष का नेतृत्व बदलने वाला है, सब चीजें बदल जाएंगी। उसकी दो चीजें हैं, एक तो विधानसभा के चुनाव के परिणाम क्या होते हैं, और 2024 के परिणाम क्या होते हैं, नतीजे क्या होते हैं। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं, आरक्षण विधेयक पर। भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण विधेयक को पारित करवाना ही नहीं चाहती है थी। ये भारतीय जनता पार्टी का जो आरक्षण विधेयक था, अमरीश जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी 280 सीटें बढ़ाना चाहती थी संसद में, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन परिसीमन के बाद वोट शेयर के आधार पर सीटों का बंटवारा करना चाहती थी। आज एक बहुत बड़े देश के अखबार ने लिखा है उसी बात को जो मैंने पहले लिखा था। उसमें जो हिंदी बेल्ट है बीजेपी का, उसमें 182 सीटें बढ़ने वाली थी बीजेपी की 200, मतलब जो हिंदी बेल्ट की 216 सीटों पर 182 सीटें बढ़ने वाली थी, और उत्तर और दक्षिण में 184 सीटों पर कुल 55 सीटें बढ़ने वाली थी। अगर आप कानी मोदी का भाषण सुने संसद में जो उन्होंने दिया था, कानी मोदी ने कहा था इसको कि ये जो आप कर रहे हैं उसके कारण क्या दक्षिण की सीटें तो कम नहीं हो रही हैं। बीजेपी का गेम प्लान बहुत अलग है। आप जरा कल्पना कीजिए कि 180 सीटें बढ़ रही हैं आरक्षण से, जो आरक्षण बिल पारित हुआ है। उन 180 सीटों में 33% के हिसाब से बीजेपी के बेल्ट में कितनी सीटें बीजेपी को मिलेंगी महिलाओं की, और इंडिया अलायंस को कितनी सीटें मिलेंगी? 60, मतलब जो अगर 60-40 है। और दूसरा ये कि जो इंडिया अलायंस का बेल्ट है, वहां से 33% जो महिलाएं चुनकर आएंगी, आप कल्पना कर सकते हैं वो किस तरह की महिलाएं होंगी? दक्षिण भारत से कैसी होंगी, उत्तर पूर्व से कैसी होंगी, बंगाल से कैसी होंगी, आंध्र से, उड़ीसा से, कर्नाटक से, केरल, तमिलनाडु से कैसी महिलाएं होंगी? भारतीय जनता पार्टी ये रिस्क ले ही नहीं सकती है कि ये जो आरक्षण विधेयक है, अगर वो चाहती, मतलब केस तो यही है ना कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं करते हैं, आप तुरंत कर दीजिए ना। आपको डिलिमिटेशन की भी जरूरत नहीं है और सेंसस की भी जरूरत नहीं है। अगर आप, जो डिलिमिटेशन आज है वो 1971 का चल रहा है। आप कल्पना कीजिए कि उसके बाद जो डिलिमिटेशन हुआ, उसके बाद में जो डिलिमिटेशन आयोग बना, उसकी सिफारिशें तो आपने लागू ही नहीं हुई है देश में।
भारतीय जनता पार्टी बेसिकली आरक्षण के खिलाफ है, और जिस तरह का आरक्षण नरेंद्र मोदी आरक्षण विधेयक लाना चाहते थे महिलाओं के लिए, वो उस तरह का आरक्षण विधेयक था जो उनकी सत्ता को हमेशा के लिए कायम कर देता। नरेंद्र मोदी डर गए, वो उस आरक्षण विधेयक को लाए नहीं, तैयार था वो और लेके नहीं आए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये आरक्षण विधेयक 10 साल बाद भी, जो इन्होंने कहा अनिल जी ने, या जो इन्होंने यादव साहब का, योगेंद्र यादव का जो उदाहरण दिया, वो सही है। ये आरक्षण विधेयक तो पारित हो ही नहीं सकता बीजेपी जब तक सत्ता में है, क्योंकि ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक है। और इसीलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप इसको लागू कीजिए, और वो नहीं करेंगे। अगर आप लोकल बॉडीज में कर सकते हैं, नगर निगमों में कर सकते हैं, और हर बार सीटें बदलती है, वो क्या कहते हैं पार्लियामेंट में, शायद अमित शाह ने कहा था कि फिर तो वायनाड की सीट बदल जाएगी तो आप हम पर नाराज होंगे, चिल्लाएंगे, वो अगर किसी महिला को मिल गई तो ये आरक्षण विधेयक एक जो ये लेके आए हैं, जो ये अब इस आरक्षण विधेयक पर जो सम्मान करवा रहे हैं अपना देश भर में, और प्रधानमंत्री आज जो जिस तरह का जिन महिलाओं से सम्मान करवाया, बीजेपी की महिलाओं से उन्होंने सम्मान करवाया बीजेपी के हेडक्वार्टर पर, आप समझ सकते हैं कि जो विधेयक आप खुद कह रहे हैं कि 29 के पहले लागू नहीं हो सकता, उस विधेयक की आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, और राहुल गांधी जिस ओबीसी की बात कर रहे हैं उसके आप बात तक नहीं करना चाहते। और राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, उन्होंने ये कहा, मतलब बहुत ही दबी जुबान में कहा कि 50% है ओबीसी, 50% से ज्यादा। अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुने, उन्होंने ये तो कहा कि 50 में से 3 सेक्रेटरीज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कास्ट सेंसस जो हमने करवाया था, आप उसको क्यों नहीं उजागर करते हैं। साथ में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से, मेरा ऐसा मानना है, वो ऑथेंटिकली बोल रहे हैं पर वो ऐसा कहना नहीं चाहते हैं, 50% ओबीसी हैं, इसका मतलब ये है कि इस देश को ओबीसी चला रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं। तो पूरा मुद्दा ये है। और इन्होंने जो सुनीलम जी ने बात की मंडल आयोग की, मंडल आयोग की सिफारिशें, मंडल आयोग को लेकर वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस किसने लिया था, और जो जिन लोगों ने आत्मदाह किया था बच्चों ने, और जो वो जो आंदोलन चला था उसके पीछे कौन था, सवर्णों के आंदोलन, वो बच्चों के आंदोलन के पीछे वो ये बीजेपी थी उसके पीछे। ये बीजेपी बेसिकली रिजर्वेशन के खिलाफ है। रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हो तो जो जो बहुसंख्यकवाद की जो पॉलिटिक्स बीजेपी चला रही है वो ध्वस्त हो जाएगी पूरी की पूरी इस देश में। आप आज तो आप ओबीसी की भी बात नहीं कर रहे हैं, और मांग ये चल रही है कि देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं और ओबीसी में भी मुसलमान हैं। अगर आप ओबीसी की बात को कंसीड करते हैं तो आपको मुसलमानों को भी देना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि बीजेपी का सांसद बीएसपी के सांसद के खिलाफ किस तरह से बोल रहा है। और अगर आपने मायावती का ट्वीट देखा हो कि उनकी पार्टी के एक सांसद के खिलाफ बीजेपी का सांसद इतनी अपमानजनक तरीके से भाषा बोल रहा है, और मायावती का ट्वीट अगर आप पढ़ लें तो आपका सिर शर्म से झुक जाएगा कि उनकी, देखिए किस भाषा में लिखा होगा, यानी दम ही नहीं है उस भाषा में। ये अगर राहुल गांधी गायब हो जाएं आज अगर परिदृश्य से, तो आप क्या मानते हैं कि ये विपक्ष की राजनीति क्या बनने वाली है पूरे नेशनल लेवल पर।
ये एक आदमी चला रहा है पूरे पूरे विपक्ष की राजनीति को सेंटर में। तो इसलिए ये जो इस समय बड़ा कठिन समय है, और इसमें नेशनल सीन पर अगर विपक्ष के नेता नहीं आएंगे, जैसे अपन ने पहले भी बात की, मैं बोल चुका हूं, ये जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों के, उनमें 4 की बात करें, इंडिया अलायंस नहीं लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी सब जगह खड़ा कर रही है, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, और मायावती भी खड़ा कर रही है, और समाजवादी भी हो सकता है खड़ा कर रही है। बहुत बड़ा जोखिम और ये जो है वो लेकर चल रहे हैं। और ये अगर 24 में अगर ये हुकूमत फिर से आ जाती है सत्ता में, आप देखिएगा क्या होता है। ये पूरी लड़ाई तो ये है ना कि 24 में क्या होता है, क्योंकि बिल्कुल